एक शानदार तेजी निफ्टी में देखने को मिली। 2021 में करीब करीब 20% का रिटर्न रहा निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स 40%, स्मॉल कैप इंडेक्स 50% की शानदार तेजी देकर गया। अब 2021 की सफलता के बाद, जोरदार तेजी के बाद, क्या 2022 में भी ये आंकड़े दोहराएंगे? इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के चेयरमैन और सीईओ नील पारिक सर मौजूद है बातचीत करने के लिए। नील सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बहुत ही जोरदार तेजी के बाद आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अपकमिंग ईयर की। 20% की शानदार तेजी जो निफ्टी ने दिखाई और उससे बढ़िया तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में रही। कम ही ऐसे साल देखने को मिलते हैं जब इतनी बड़ी तेजी एक साल में आती हुई दिखाई पड़े। 2022 क्या ये दोहराएगा या रेंज बाउंड रहेगा? धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। तो डेफिनेटली मार्च 2020 के लोस के बाद मार्केट एक तरफा ही गया है और ऊपर ही गया है और रिटर्न्स भी काफी मिले हैं निवेशकों को। तो ये मुझे लगता है कि अभी एक साल जो होने वाला है या शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन तो किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर का क्या होगा। पर अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो अगर 5 to 7 इयर्स के मिनिमम होराइजन से जाते हो तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऑब्वियसली लास्ट 1.5 ईयर में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है 20-25%। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमेशा ऑलवेज ऐसा ही होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो रिटर्न मॉडरेशन रखना जरूरी है। मार्केट ऊपर नीचे तो जाएंगे ही और अभी भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। अभी ये न्यू वेरिएंट है, इंटरेस्ट रेट्स के लिए भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी बिल्ड हो रही है। मार्केट भी इतना चीप नहीं है। तो मुझे लगता है अगर 10 to 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिए नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए जाएंगे तो आई थिंक काफी अच्छा होगा। तो 10 से 12% का रिटर्न अगर मेंटेन करके चले या मान के चले तो ज्यादा बेहतर होगा। नील सर एक बात और बताएं, क्योंकि एसआईपीज का फ्लो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है पिछले पूरे साल में। क्या ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहने वाली है? 11,000 करोड़ रुपए मंथली एसआईपी का आंकड़ा हम देख रहे हैं ऑलरेडी। मान के चले जब हम अगले साल इस समय बात कर रहे होंगे तो 20,000 या 15,000 करोड़ से ऊपर तो एटलीस्ट रहेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एसआईपी फ्लोज इंक्रीज होंगे अगले साल नहीं, पर एक्चुअली कई सालों के लिए मुझे लगता है एसआईपी फ्लोज अच्छे रहेंगे। अभी हमारी एडवाइस है कि जैसे मैंने कहा था आपको कि मार्केट थोड़ा हाई लेवल पे है, तो अभी के लिए बड़े लमसम करना इतना अच्छी आइडिया नहीं है। बेटर टू डू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी। और मुझे लगता है कि ट्रेजेक्टरी यही है कि लोगों एसआईपी ही कर रहे हैं, उसमें से कॉस्ट एवरेजिंग अच्छी हो जाती है लोगों की और डिसिप्लिन बड़ा बढ़िया रखता है उसमें। तो जो मैंने देखा है लास्ट फ्यू मंथ्स या लास्ट ईयर में, तो मुझे लगता है ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू हो जाएगी और एसआईपी फ्लोज स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। नील सर, हर जो भी जानकार हमसे जुड़ रहे हैं इस जंक्चर पे, उनसे मैं आमतौर पे एक ही सवाल पूछता हूं, क्योंकि बाजार इतनी तेजी पकड़ चुका है। इस तेजी के बाद और अभी हायर लेवल से बहुत ज्यादा ईज आउट भी नहीं हुआ है, तो जो रिटेल निवेशक हैं उनके मन में एक ही सवाल रहता है, क्या इन स्तरों पर उनकी मौजूदा एसआईपीज, चाहे वो शेयरों की हो या म्यूचुअल फंड की हो, उनको जारी रखें, घटा दें, बढ़ा दें, क्या करें? ओके, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक है कि आपका एक फाइनेंशियल प्लान बना लीजिए और उसमें से आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड कर दीजिए, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना दूसरे एसेट क्लासेस में आपको रखना है, और वो एकदम डिसिप्लिन की तरह आप उस पे ही चलते रहे। दूसरी चीज है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर हमने देखा है कि जो लंबे समय तक रोक सकते हैं 5 to 7 years मिनिमम, तो हमने देखा है कि ज्यादातर रिटर्न्स अच्छे ही होते हैं। तो अगर 1 या 2 साल के लिए निवेशक आ रहे हैं तो मुझे लगता है वो काफी डेंजरस है। तो अभी के लिए सिर्फ अगर आप अपना सिर्फ प्लान पे फॉलो करते हो, आपके एसआईपी कंटिन्यू करते हो, तो वो ही एक्चुअली सबसे ठीक है। और अगर मार्केट गिरा तो अपॉर्चुनिस्टिकली आप लमसम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि आपका जो अभी है
एसआईपी चल रहे हैं उसको चलने दे। नील सर, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, क्योंकि हायर लेवल से 18,000 के जोन से निफ्टी 17,000 के जोन्स में आ चुका है। इस तरह के जोन्स में से हल्की फुल्की जो 8-10% की ऊपरी स्तरों से गिरावट इंडेक्स में देखने को मिली है, इस गिरावट के बाद कहां पे एसआईपी को बढ़ाने का समय होगा इंडेक्स में, और मिड कैप जो कि अभी ऑलरेडी एक जोरदार तेजी 40-50% की दिखा चुका है इस साल, वहां पर कितना करेक्शन आए तो एसआईपी को बढ़ाने का समय होगा? तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर या मार्केट कैप ऐसे होते हैं कि सबको एक ही नजरिया से नहीं देख सकते, तो उसमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में मैनेजमेंट क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और उसको हमको परखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिकली वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज है, जो वो कंपनीज अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली एसआईपी बढ़ने या घटाने के लिए ऑनेस्टली अपने फाइनेंशियल प्लान देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक टाइमिंग इतना जरूरी है मार्केट में। अगर मैंने बोला कि अगर 5 या 7 ईयर्स का होराइजन है और आपके पास अभी पैसे हैं जो आप 5 या 7 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, तो डेफिनेटली अभी भी कर सकते हैं आपको एसआईपी, पर वो होराइजन थोड़ा लंबा रखना चाहिए। अगर आप सोच रहे कि 1 या 2 साल में मुझे रिटर्न मिलेगा, तो मुझे वो थोड़ा डेंजरस लगता है। तो लॉन्ग टर्म से ही अगर आपके पास पैसे हैं अभी और लॉन्ग टर्म आपको 5 या 7 ईयर्स के लिए वो फंड्स की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने एसआईपी अभी भी बढ़ा सकते हैं। ओके नील सर, पिछले 1 साल में जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रही वो रही मेटल से, रियल स्टेट से, आईटी से, जहां पे एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। क्या मान के चलें अगले साल के लिए भी ये लीडर ही रहेंगे, यहीं पर ही तेजी रहेगी, या जो अब तक अंडर परफॉर्मेंस रहे जैसे फार्मा हुआ, एफएमसीजी हुआ या न्यू बिजनेसेस हुए, इनमें कुछ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ये वापस ये स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है कि सब सेक्टर में ऐसे कई स्टॉक्स है जो ओवर वैल्यूड है और कोई अंडर वैल्यूड भी है। तो एक ही नजरिया से सबको देखना हम नहीं करते, ऐसे हम एकदम स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं। तो डेफिनेटली फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो है ही, तो वो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तो वो परखना पड़ेगा। आई मीन ये सब सेक्टर्स में भी थोड़े हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स भी है, तो एक्चुअली एकदम स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। और स्पेशली अभी जो मार्केट अभी थोड़ा ऊपर गया है, फॉर द लास्ट 1.5 ईयर ऊपर ही गया है, तो मार्च लोस के जैसा नहीं है कि जो भी ले लो वो ऊपर जाएगा। अभी काफी सावधानी हमें बरकरार रखनी है और एकदम स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने हैं अभी। अच्छा नील सर, ये मार्च के लोज की आपने बात की, तो हाँ, एक चीज और दिमाग में आई। एक ऐसा तबका बाजार के अंदर निवेशित है जिसने अब तक बाजार में बड़ा फॉल नहीं देखा है। 10% के फॉल में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में एक बड़ा होल हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जिन्होंने अब तक बड़ा मासिव फॉल नहीं देखा या कोई बड़ी डीप कट मार्केट में नहीं देखे, उस रिटेल तबके को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो एक्चुअली काफी लोग लास्ट 2 साल में ही आए हैं मार्केट में, और एक्चुअली वो हमारा वही है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को के यही है कि मार्केट की फितरत ही ऐसे कि ऊपर नीचे जाता है। और कोई बार हमने देखा है अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में भी कि 10 साल तक मार्केट किधर नहीं गया है। और अब लोगों को लास्ट 1.5-2 इयर्स की थोड़ी आदत हो गई है कि अच्छे रिटर्न्स है और वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि इतना उनको मिलेगा। तो इनके लिए सावधानी बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 1.5 इयर्स तो बहुत अच्छा है, और आते समय अभी हमने देखा 10-15% करेक्शन, और जो अभी 10% करेक्शन तो एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल है, पर लोगों को अभी बहुत जो नए निवेशक है उनको एक्चुअली काफी डर लग रहा है कि 10% नीचे गिरा, पर ये तो बहुत कॉमन है।
और 10% तो कॉमन है, हमने तो बहुत ज्यादा देखा है, 15-20% भी जा सकता है। तो उनको मैं वही कहूंगा कि अगर आप इधर एकदम क्विक मनी के लिए मत आइए, क्योंकि उसमें हाथ जल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लान के साथ आइए और एकदम लंबा सोचिए। अगर लंबा सोचेंगे और लंबे इफ यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये नेक्स्ट डेकेड इंडियन की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा, ये क्विक मनी की आपने बात उठाई तो एक और टॉपिक याद आया, वो है आईपीओ मार्केट। 65 आईपीओ इस साल अब तक हम देख चुके हैं, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए इन आईपीओ से हमने उठाए हैं। हिस्टोरिकली सबसे बड़ा नंबर ये आईपीओ का इस साल देखने को मिला है। और उन 65 में से करीब 33 ऐसे आईपीओ हैं जो कि ईयर लोज के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, करीब करीब 10% दूर है अपने ईयर लोज से। तो इस तरह की सिचुएशन में जब इतनी मासिव पेपर फ्लो मार्केट के अंदर आ रहा है, कैसे सही आईपीओ का चुनाव करें, कैसे इसमें कामकाज करें, कैसे इस मार्केट को देखें? तो हमारी स्ट्रैटेजी आईपीओ के लिए वही है कि हमको पहले मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। मतलब ये लोग नए मैनेजमेंट है, हमको देखना है कि वो 5 इयर्स के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मैनेजमेंट क्वालिटी सबसे ऊपर है, और उनका हमको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है लिस्टेड स्पेस में। और जो भी नए आईपीओ आए हैं वो सब बुल मार्केट में आते हैं, तो हमें लगता है कि ज्यादातर आईपीओ की वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, और हम इसमें पार्टिसिपेट ज्यादातर नहीं करते हैं। हमको पहले देखना है क्या है ये कंपनी में, मैनेजमेंट क्या करती है, कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है, उसके बाद ही हम अपना पैसा लगाते हैं उसमें। अगर हमको कुछ अपॉर्चुनिटी लगी तो हमने एक्चुअली बहुत कम आईपीओ में अपने हिस्ट्री में पार्ट लिया है। तो और ज्यादातर बुल मार्केट में आते हैं, जो अपने प्रमोटर्स जो सेल करने आते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि वो ऑफर फॉर सेल है कि एक्चुअल आईपीओ है। तो ये सब फैक्टर्स देख के हम देखते हैं कि ज्यादातर आईपीओ में निवेश करना इतना अच्छा नहीं है। आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 2-3 इंटरेस्टिंग टॉपिक और उठे हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तीन टीमें बना चुकी हैं ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह। अब वक्त है साउथ जोन फाइनल में 4 टीमों के बीच मुकाबले का। कौन सी टीम मारेगी बाजी, जानने के लिए देखिए HDFC को इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर 2021 हौसलों की उड़ान। अब तुम्हारी बारी, CNBC आवाज पर। Presented by HDFC Ergo. Take it easy. कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ग्लोबल मार्केट्स के प्रेशर के बावजूद आप सिंक नहीं कर रहे हैं, प्रथम सिद्धांत यही कि वो ऊपर जाएगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। 2800 का लक्ष्य था, आपको राय दी गई कि स्टॉप लॉस ऊपर खींचा जाए। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ ये एंट्री लेवल बढ़िया है, लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 407। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। Powered by LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, 2012 दिया हुआ है, तो ये अभी 60 में मिल रहा है। 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 लाख में बैड डील नहीं है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। हरियाणा कर्नाटका में अगर आप प्रॉपर्टी रोटेट कर सके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम, तो आपको स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये आपका इन्वेस्टमेंट सेकंड होम के तौर पे अच्छा है। आई होप कि आपको भी इसमें अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए सिग्नेचर ग्लोबल प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या MSP का कानून बनाना संभव है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। यूपी में क्या राजनीतिक पर्यटन चल रहा है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं 5paisa.com, इन्वेस्टिंग मेड इजी एंड रिवॉर्डिंग। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।
FNO मार्केट का हर एक्शन 35,540 यानी ऑलमोस्ट डे हाई पर इस रेंज के अंदर मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन, जिस तरीके से आज के डेटा बने हैं 15,700 का स्टॉप लॉस रख के जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 13 रुपए इसका भाव पहुंच चुका है, 18-20 रुपए ये टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा डाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते यस सर, हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आएं, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाएं। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आउटलुक 2022 और हमारे साथ PPFAS म्यूचुअल फंड के फंड चेयरमैन और CEO नील पारिक सर मौजूद हैं। नील सर, एक दो चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं इस साल में। इनफैक्ट मैं आपका एक व्यू चाहूँगा, न्यू बिजनेस वर्सेस ओल्ड बिजनेस और न्यू कंपनीज वर्सेस ओल्ड कंपनीज, ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। नए कारोबार में पैसा डालें जो फिनटेक जैसी कंपनीज हैं उनमें, या पुरानी कंपनियों के साथ बने रहें, और दूसरा जो नए पीयर आ रहे हैं पुरानी कंपनियों के, उनको तलाशें या पुरानों के साथ ही रहें। कैसे इसका चुनाव किया जाए? तो हमको मेरी राय में हमारी जो प्रेफरेंस है वो थोड़ी मैच्योर कंपनी के लिए है, जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में है 5-10 इयर्स के लिए, और हम देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली न्यू कंपनीज में हमको डेफिनेटली रिसर्च करनी है, उनको वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इनिशियल स्टेज में मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन कंफर्ट होनी चाहिए, जो कोई बार नहीं है नई कंपनियों के साथ वैल्यूएशन कंफर्ट, और कोई बार हम ओल्ड कंपनीज को ऐसे ही साइड पे रखते हैं, पर वो एक्चुअली वो कंपनियां वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो बहुत सस्ती है, और वो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, और वो कंटिन्यूसली अच्छा ही कर रहे हैं, पर वो निग्लेक्टेड है। तो हमारी कोई बार प्रेफरेंस है कि वो निग्लेक्टेड जो पुरानी कंपनीज है उसमें भी हम एक्चुअली उसमें निवेश कर ले। हम अप टू 35% अपने फंड में फॉरेन स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो ये काफी नई एज कंपनी है जिसका लिस्टिंग 20-25 साल पहले हुआ है, और ये कंपनी एक्चुअली क्वाइट मैच्योर है, पर वो एकदम ग्रोइंग कंपनीज है,
और वो 30-40% के हिसाब से चल रही है लास्ट 10-15 ईयर्स के लिए। तो अगर नए सेक्टर्स या नई कंपनीज में हम देखें तो हम ओवरसीज स्टॉक्स में ज्यादा पसंद करते हैं ये टेक स्पेस या इसमें जाने के लिए। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, पर हमारी प्रेफरेंस है कि थोड़ी मैच्योर कंपनीज के साथ हम निवेश करें। सर, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या एक जो आम इन्वेस्टर है उसके लिए अगर पोर्टफोलियो को कंपोज किया जाए तो उस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और न्यू एज इन्वेस्टर्स, जो न्यू एज स्टॉक्स है, इसका कंपोजिशन कैसा बनेगा? तो ये काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वो जाएगा, क्योंकि उनका रिस्क कैपेसिटी काफी डिफरेंट होगी। अगर हम एक 20 साल के बच्चे या 70 ओल्ड पर्सन के हिसाब से देखें तो उनके प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट हो गए। तो ये बहुत पर्सनल सवाल है कि उनको क्या, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। अगर मैं देखूं ऐसे कि यूजुअली मैंने देखा है कि 2 या 3 म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड काफी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सब डिसेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है। प्रॉब्लम मैं आज देख रहा हूं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत लोग करते हैं। मतलब मैं पोर्टफोलियोज कोई बार देखता हूं तो 15, 20, 25 स्कीम होती है लोगों के पास, जो एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन नहीं करती है, वो रिटर्न्स को नीचे खींचती है, क्योंकि ऑनेस्टली ओवरलैप बहुत हो जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि हम डाइवर्सिफाई फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफाई करें, तो एक एक्चुअली प्लान होना चाहिए सबके लिए, और वो खुद से बना सकते हैं या किसी प्लानर के साथ बना सकते हैं। और उसमें 2 या 3 म्यूचुअल फंड होने के, इक्विटी फंड होते हैं, तो मुझे लगता है काफी हो जाता है उसमें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का वो थोड़ा मैं देख रहा हूं अभी। अच्छा नील सर, आपसे आखिरी सवाल होगा। 2021 में बहुत सारे टेलविंड्स थे मार्केट में, चाहे वो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो लोअर साइड पर हो, कॉर्पोरेट अर्निंग में इंप्रूवमेंट हो और सिचुएशन अनलॉक साइड पर हो। 2022 के लिए कोई हेडविंड, कोई दिक्कत या कोई टेलविंड जिस पर आपकी नजर होगी? तो ऑब्वियसली नया साल अभी शुरू होने वाला है और एक्चुअली अनसर्टेनिटी काफी है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर एक्चुअली वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे, ओवरऑल वैल्यूएशन रीजनेबल थे। अभी के लिए एक्चुअली ओवरऑल वैल्यूएशन काफी मतलब थोड़ा लास्ट ईयर के हिसाब से तो थोड़ा हाई है ऑब्वियसली, पर ये साल अगर अच्छा करना है तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं लास्ट ईयर के जैसा कि जहां भी इन्वेस्ट करे तो उसमें पैसा हमने कमाए हैं। ये साल मुझे लगता है थोड़ा और मुश्किल होगा रिटर्न्स के लिए। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है ये ओमिक्रॉन के वायरस के लिए, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं, लिक्विडिटी भी थोड़ी कम होने वाली है, ये सेंट्रल बैंक्स ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग यूज्ड टू है कि लास्ट 2 साल में 20-25% रिटर्न्स मिले हैं, मुझे लगता है वो मॉडरेशन उसको मॉडरेट करना चाहिए। अबाउट 10-12% के हिसाब से चल के जाओ तो आई थिंक ये होने वाला है। मुझे तो थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा रिटर्न में थोड़ा कम हो सकता है मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर, पर 1 साल के लिए बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करने का। लाइक आई सेड के 5 या 7 इयर्स के लिए होराइजन है, तो मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट्स अच्छे रिटर्न्स देंगे 5, 7, 10 इयर्स के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से अगले साल में किन किन चीजों पर हमें नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। थैंक यू।